ये मैं प्लीज़ करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, कि हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स इंडिया से भी ज़्यादा थे, या कम से कम हमारा लोन कितना था 90 में, हमारा फॉरेन एक्सचेंज अब कर्जा कितना था, और हमारा क्या था 90 में? देखिए बात यह है, और मैं चूँकि यूनाइटेड नेशंस में अंडर सेक्रेटरी जनरल भी रहा हूँ, हिंदुस्तान was part of my territory. I was the development head for the United Nations Development Program. हिंदुस्तान 90 में पहली और आखिरी मर्तबा IMF के पास गया था। 1990, आपने ठीक कहा, और उनके रिजर्व्स तकरीबन ना होने के बराबर हो चुके थे, उनके बिल्कुल यानी नियर ज़ीरो। मेरी जब मीटिंग्स होती थी हिंदुस्तान की लीडरशिप से, बिकॉज इंडिया वाज पार्ट ऑफ माय टेरिटरी फॉर यूनाइटेड नेशंस के तौर पर, तो मेरी मीटिंग्स काफ़ी इनसे होती थी डॉक्टर मनमोहन सिंह जो हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे। एक मर्तबा उन्होंने बड़ी सिग्निफिकेंट बात कही मुझसे। उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब, डू यू नो दैट वी लर्नड फ्रॉम योर एक्सपीरियंस? We had been pledged to public sector development, a kind of a socialist model in the Congress era from the partition. But we were not growing. We were hardly 3-4% growth. We learned from the liberalization that you did in the 90s. When you privatized, when you liberalized, when you opened up the markets, opened up the banks, we did exactly that, and we have succeeded. You have not succeeded, and the reason why you did not succeed is because there were too frequent changes in government in the 90s and thereafter. यानी चलने नहीं दिया, चलने नहीं दिया। 2-2, 3-3 साल के लिए होते थे, आते थे, चले जाते थे। और पॉलिसी शिफ्ट आ गई, पॉलिसी, अब वो भी स्विंग था, पीपल्स पार्टी वर्सेस मुस्लिम लीग, यही स्विंग होता रहता था। तो इंडिया बेनिफिटेड फ्रॉम आवर थिंकिंग। मैं आज कह रहा हूँ, खुल के कह रहा हूँ, इंडिया के बड़े लीडर, प्राइम मिनिस्टर लेवल, एक्सेप्टेड दिस, बट ही सेड वी सक्सीडेड बिकॉज अराउंड दैट टाइम बीजेपी वाज क्रिएटेड एंड दे हैव कंटिन्यूड सिंस देन। हमारे यहाँ चेंजेस आते रहे हैं, आपके यानी कि पाकिस्तान। एक में ज़मीनी सवाल, आप बात जारी रखिएगा, फिर मैं इधर आता हूँ। इंडिया में शुरू में जैसे नेरोवियन सोशलिज्म कहा कि अपनी इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट किया, यानी तामीन या प्रोटेक्शनिज्म था, वो ग्रो करती है, और उसके बाद हम देखते हैं कि वो कहते हैं जी अगर आपने कारखाना लगाना है तो टेक्नोलॉजी भी लेके आएँ। अब जैगवर बन रही है, मर्सिडीज़ बन रही है, BMW बन रही है वहाँ पे, और तब वो इकानमी खोलते हैं जब उनकी नौमौलूद इंडस्ट्री खड़ी हो जाती है। डिड इट प्ले एनी फैक्टर कि वो कहाँ है और आज हम कहाँ हैं? बात दरअसल ये है कि हिंदुस्तान का इनवर्ड लुकिंग स्ट्रैटेजी रही थी पहले 40-50 साल लिटरली। उसके बाद में ये जो रुझान बढ़ा टुवर्ड्स लिबरलाइजेशन, तो आपने जो इंपोर्ट्स पे दरामदात पे जो टैरिफ्स वगैरह लगाते हैं, हिंदुस्तान ने कम किया। मगर आपको हैरत होगी, अभी भी हिंदुस्तान में इंपोर्ट टैरिफ्स हमसे ज़्यादा हैं। अच्छा, मैं आपको एक नुमाया एग्जाम्पल देता हूँ, आपको हैरत होगी। कपास, कॉटन, हिंदुस्तान डेफिसिट में था बहुत साल। हमसे जब ट्रेड होती थी तो हमसे लेते थे वो कॉटन। आज भी हिंदुस्तान में जो टैरिफ, इंपोर्ट टैरिफ टैक्स जो लगता है कपास के इंपोर्ट पर 60%, और हमारे यहाँ पाकिस्तान में 0%। हमने खोल दिया इन द इंटरेस्ट ऑफ द मैन्युफैक्चरर एंड वी हैव फॉरगॉटन द इंटरेस्ट ऑफ द फार्मर। अच्छा, ये शामी साहब, ये बात बड़ी दिलचस्प और बड़ी गहरी भी है और बसीरत फरोज़ भी है। आपसे, क्योंकि इतना गर्म सर्द आपने देखा, यहाँ अब जहाँ हम हैं कोई ज़्यादा काबिल रिस्क सूरत हाल नहीं है, क्राइसिस, सिक्योरिटी, सियासत, कोई रास्ता आगे जाता है? क्योंकि रिसेंटली मैं आपको वॉच करता हूँ, आप धीमापन और बातचीत इसकी तरफ आप करते हैं, इससे आगे रास्ता कैसे निकल सकता है? काजी साहब देखें, तजर्बे ने बताया है ना कि हम इस मुल्क के रहने वाले जितने भी हैं, हमें एक दूसरे के साथ जीना है और ज़िंदा रहना, तो एक दूसरे के साथ एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी।
एक दूसरे को तहतेक करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। तो जुल्फ़िकार भुट्टो और उनके मुखालफों के दरमियान जो पोलराइजेशन हुई और जिस तरीके से फिर आज हम उनको निशान पाकिस्तान पेश कर रहे हैं। हाँ, आज हम कह रहे हैं कि वो जो उन पर मुकदमा चला था उसके अंदर झोल थे, मगर जिस वक्त ये सारा मामला हो रहा था उनके किसी मुखालिफ ने उनकी ताज़ियत के लिए हर्फ अदा नहीं किया। तो ये सबक है। लेकिन हम जो हैं उस पोलराइजेशन को जब तक ख़त्म नहीं करेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकेंगे। अब इस वक्त वो उनकी अब तो मुस्लिम लीग नून और पीपीपी एक जगह उनमें आ गई, लेकिन पीटीआई में और उसके मुखालफों में शुरू हो गई। यानी फेस बदल गए मगर लक्षण तो वही रहे। अब वो एक दूसरे के साथ बैठने को तैयार नहीं है। और जो यहाँ एक आप ऐवान वज़ीर आज़म हाउस से जो निकलता है वो जेल चला जाता है, फिर बादों का जेल से निकलता है तो वहाँ आ जाता है। तो ये हमने एक जो धमा चौकड़ी मचाई है इसको ख़त्म करना होगा। तो बैठ के आप संजीदगी से देखें, हमारी पॉलिसियों में तसलसल हो। ये क्या है कि एक शख्स आया उसने कुछ और किया, दूसरे आया कुछ और किया। हमारी इस वक्त आप देखिए डॉक्टर साहब तशरीफ फरमाए, तालीम पर हम कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, सेहत पे हम IMF ने भी हमें ये कहा है कि आप अपनी तालीम और सेहत में ज़्यादा सरमायाकारी करें, ज़्यादा रिसोर्सेज वहाँ डालें। तो वो हमें पता नहीं, हम पता नहीं किन चीज़ों में पड़े हुए। तो ये जब तक हम सुकून के साथ सब्र के साथ, आप हुकूमत बन गई वो काम करें, जो मुखालिफ हैं वो चयन करें, इलेक्शन हो ठीक तरीके से जैसे इंडिया में होता है, दूसरे मुल्कों में होता है। यहाँ इलेक्शन हो जाते हैं फिर हम कहते हैं धांधली हो गई है। जीतने वाले हारने वालों को चयन नहीं लेने देते, हारने वाले जीतने वालों को धक्का देने पे लगे रहते हैं। तो ये हमें जय हिंद। पाकिस्तान की इकनॉमी खस्ता हाल में है, रुपया ज़मीन में चला गया है और महंगाई आसमान पर पहुंच गई है। देश कर्ज के बोझ तले दबा हुआ है और सरकारी खजाना खाली है। डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए पाकिस्तान ने एक बार फिर IMF से गुहार लगाई है। भारत और पाकिस्तान ने 1947 में एक साथ अपनी आर्थिक यात्रा शुरू की थी। यही वजह है कि तब दोनों देशों की तुलना होती रहती थी, लेकिन आज भारत काफ़ी आगे निकल चुका है। भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकनॉमी है और पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट होने के कगार पर है। भारत की GDP पाकिस्तान से करीब 10 गुना ज़्यादा है। भारत के पास 600 अरब डॉलर का विदेशी भंडार है, जबकि पाकिस्तान के पास एक महीने के आयात के लिए भी फॉरेक्स रिजर्व नहीं है। लेकिन हमेशा यह स्थित नहीं थी। लंबे समय तक पाकिस्तान की इकनॉमी भारत से काफ़ी आगे थी। भारत ने आज़ादी के बाद कृषि प्रधान देश के रूप में अपनी यात्रा शुरू की थी, लेकिन इसके बाद मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर भी मजबूती से उभरे। सर्विस सेक्टर सबसे तेज़ी से बढ़ रहा सेक्टर है, जिसकी इकनॉमी में 60% से अधिक योगदान है। रोजगार में इसकी 28% हिस्सेदारी है। मैन्युफैक्चरिंग अहम सेक्टरों में से एक है और मेक इन इंडिया जैसे कार्यक्रमों के जरिए इसे बढ़ावा दिया जा रहा है। दूसरी ओर अस्थिर सरकार, सैन्य तानाशाही और आतंकी संगठनों से पाकिस्तान की इकनॉमी को गहरा झटका लगा है। दुनिया की कोई भी कंपनी वहां कारोबार करने को तैयार नहीं है। देश के उद्योग धंधे बाहर जा रहे हैं। अब पाकिस्तान के नेता भी भारत के सिस्टम का लोहा मानते हैं।